हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप यू आर स्टडिंग। जो प्रीवियस चैप्टर हमने कंप्लीट किया दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आई होप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th दोज हु आर वाचिंग हैव डन दैट। ठीक है, अब क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, एवोल्यूशन आपके सिलेबस से कट चुका है तो हम सिर्फ हेरिडिटी डिस्कस करेंगे। वो हेरिडिटी है क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, क्या लॉज बनाए गए हैं और वो लॉ कैसे बने हैं, कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी बेसिकली सबसे बेसिक चीज तो यही है कि हेरिडिटी किस चीज को कहते हैं। मतलब कोई भी चीज दिख जाए हम उसको हेरिडिटी बोल देंगे, तो किस चीज को कहते हैं, ये सेपरेट साइंस से क्यों है, एक ब्रांच क्यों सेपरेट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो बिफोर starting with the chapter, there is a great news for all the AMU and JMI aspirants। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और वो AMU और JMI का एंट्रेंस देने का सोच रहे हैं ताकि क्लास 11th में उन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बैच है। दैट बैच इज परवाज 3.0। ठीक है, अब ये जो बैच है ये कहाँ पे है, ये हमारी वेबसाइट विच इज klc.live। ठीक है, klc.live पे जाएंगे, आपको विंडो दिखेगी और उस विंडो पे बैचेस दिखे होंगे। तो जो इंटरेस्टेड है फॉर 11th एंट्रेंस तो इस बैच पे जाके, प्राइस इज ओनली 11 रुपीज। 11 रुपीज का सिर्फ बैच है, सिर्फ 11 रुपीज का बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन करके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहले ये चीज देखो, एंट्रेंस एग्जाम में जो जो चीजें आती हैं वो सब पढ़ाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका अकेले बायो नहीं आता है, आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ्स भी आता है, और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो सब पढ़ाए जाएंगे। सेकेंडली, एग्जाम किस पैटर्न में होता है, सेम उसी पैटर्न में आपके मॉक टेस्ट कराए जाएंगे एवरी 15 डेज पे आपको वैसे ही मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। और जो जो चैप्टर्स, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उन सब के होते रहेंगे एंड एट द एंड पूरा एक फुल फ्लेज्ड मॉक होते रहेंगे, कंटिन्यूसली होते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। लाइव क्लासेस होंगी, बट अगर लाइव क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं आप किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, आपको नोट्स के PDF भी मिलेंगे। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है। और अगर आप बहुत सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ इस बैच को ज्वाइन करके और मेहनत करते हैं, सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, सारे टेस्ट देते हैं, रिविजन करते हैं, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू ज्वाइन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। AMU या JMI में से किसी एक यूनिवर्सिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, 11th एंट्रेंस के लिए है। और अगर कोई 9th एंट्रेंस के लिए है तो उसके लिए भी बैच है, सेम इसी वेबसाइट पे जाके यू कैन लुक फॉर योर बैच ऑल्सो। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हेरिडिटी। सबसे पहला चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं इसी को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज है जो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहा है, जो उन कैरेक्टर्स को लेके जा रहा है। बहुत सारे लोग, आप कहीं जाते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको बोलते हैं, आपकी हैबिट्स, आपके बॉडी फीचर्स को देख के, किसी की आंखें ब्राउन है तो उसके फादर की होती हैं, तो रिलेटिव्स बोलते हैं ना कि इसकी आंखें ब्राउन है, पापा पे गए। ठीक है, किसी के हेयर लंबे हैं, इसकी मम्मी के भी बाल बहुत लंबे हैं तो मम्मी पे गए हैं इसके बाल। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है, जो फीचर, जो कैरेक्टर मदर में था या फादर में था, दोनों में से किसी पेरेंट्स, उसके कुछ आपके में भी आए हैं ना। तो ये जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को कहते हैं हेरिडिटी। इन्वॉल्व्स अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज पेरेंट्स टू चाइल्ड ओनली। हेरिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ जीन बीइंग इनहेरिटेड। जो मैंने अभी बोला कि ऐसी क्या चीज है जो ट्रांसफर हो रही है, इट इज एक्चुअली द जीन्स। क्या है जो ट्रांसफर हो रहा है? जीन्स। आपके DNA के छोटा सा जो सेगमेंट होता है विच इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटीन, जो एक तरीके का प्रोटीन बनाएगा आपकी बॉडी में, और वो आपकी बॉडी में फीचर के फॉर्म में या कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, दिखेगा। ठीक है, तो वो जीन्स बेसिकली ट्रांसफर होते हैं।
वो जीन्स आपके पास है, ठीक है, आपके आने वाले जनरेशन को भी ट्रांसफर होते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा क्या है जो ट्रांसफर हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, इट इज द जीन्स दैट आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। हेरिडिटी की जब हम पढ़ाई करते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है फीचर्स, इज टर्म्ड एज जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज बेसिकली एन सब्जेक्ट, ठीक, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं अबाउट हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ठीक है, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होते हैं। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो फीचर, वो कैरेक्टर जो आपको ट्रांसमिट होके मिले हैं। ज़रूरी नहीं कि पेरेंट में अगर 15 फीचर हैं तो 15 के 15 ट्रांसफ़र होके मिले। जो ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें के उन फीचर्स को, उन कैरेक्टर्स को कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। जैसे कोई मोटा है, ठीक है, तो मोटापा ट्रांसफ़र नहीं होता, मोटापा तो आपके खाने पीने की वजह से है। तो अगर फादर या मदर दोनों मोटे हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी मोटा हो, तो जो फैट है, फैटसीनेस या ओबेसिटी, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तो जो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती हैं वो नॉन इनहेरिटेड में काउंट होती हैं। क्लियर? अ ट्रेट दैट इज जेनेटिकली पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज टर्म्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट। अच्छा, ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर और ट्रेट, कैरेक्टर और ट्रेट, ये वर्ड दिख रहे हैं। कैरेक्टर का मतलब होता है फीचर जो ट्रांसफर हो रहा है, फीचर दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, ठीक। जैसे कि फीचर हो गया आपका हाइट, है ना, हाइट जो ट्रांसफर हो रही है, फीचर दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, हाइट हो गया। आई कलर हो गया, आई कलर हो गया। अब उस फीचर के अलग अलग फॉर्म्स, फीचर के अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं ट्रेट। जैसे हाइट के अलग अलग फॉर्म क्या देखने को, कोई इंसान टॉल होता है, ठीक है, कोई इंसान छोटा होता है, ड्वार्फ होता है, तो ये हाइट के ही फॉर्म ना। तो कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ऐसे आई कलर में किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ग्रे होती है, ठीक है, किसी किसी की तो कभी बहुत एक्सट्रीम रेड भी हो जाती है। तो वो क्या है, आपके इस एक कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हैं, और जब कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेट। जब क्या लिखा है, ट्रेट जो कि जीन की हेल्प से पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ऐसे ट्रेट को कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे मैं बता एग्जांपल अगर लूँ, फादर लंबे हैं, ठीक है, बच्चा भी लंबा है, तो कौन सा ट्रेट मतलब हाइट टॉल वाला ट्रांसफर होके आया है ना, तो जो ट्रांसफर होके आया है वो है इनहेरिटेड ट्रेट, करेक्ट। ट्रेट जो ट्रांसफर होके आए वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट। नेक्स्ट, वेरिएशंस और इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स मैंने अभी बताया क्या है। इनहेरिटेड ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जनरेशंस, और कैसे ट्रांसफर होंगे, बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। तो ऐसे ट्रेट्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो ट्रेट्स कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल लिया, आई कलर का ले लेते हैं। मदर की आई ब्राउन थी और चाइल्ड की भी ब्राउन है, तो जो आई कलर वाला ट्रेट है वो भी ब्राउन, वो ट्रांसफर हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए या कोई ऐसे बात करे और बोले कि आई कलर, ब्राउन आई कलर आपका इनहेरिटेड ट्रेट है, तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो ट्रांसफर होके आपको मिला है, बिकॉज योर पेरेंट्स हैव दैट ट्रेट, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस मीन्स वैरायटी, वेरिएशंस को वैरायटी से रिलेट करो आप। जैसे हर चीज़ की वैरायटी होती है, कपड़े की वैरायटी होती है, कार्स की वैरायटी होती है, बाइक्स की वैरायटी होती है वो वही चीज़ मेन, ठीक है। जैसे कार की अगर हम बात करें तो कार में 4 टायर होते हैं, चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, सीट्स होती हैं बैठने के लिए, मेन स्ट्रक्चर इज सेम, बट कुछ सर्टेन चेंजेस की वजह से, चेंजेस जैसे कि उसका इंटीरियर चेंज हो गया, उसका एक्सटीरियर बाहर लुक वाइज चेंज है, ठीक है, कुछ चेंजेस की वजह से वो एक अलग वैरायटी बन गई कार की। और आज के टाइम पे मार्केट में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, करेक्ट। ऐसे इंसानों में आप देख लो, ह्यूमंस में अगर आप देख लो, यूएस का कोई बंदा है तो वो है तो ह्यूमन ही ना, लेकिन
उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि बहुत गोरा है वो, ठीक है, क्या है, गोरा है, फेयर है, ठीक, और क्या है, टॉल है, बहुत लंबा है, ठीक है, और थिन है वो इंसान ही, 2 आंख 2 पैर 1 नाक 2 कान, सब वही फीचर्स हैं, बट ये अलग से हैं। वहीं आप एक इंडियन ह्यूमन को देख लो, देख आप इंसान को रहा 2 अलग अलग जगह के, ठीक है, वो कैसा है, 10 की है, ठीक है, हाइट उसकी मॉडरेट है, मॉडरेट हाइट है, एंड ओबेस है, ओबेस मतलब मोटा है। ये दोनों ह्यूमंस हैं, बोथ कंट्री के क्या हमने कंपेयर किए हैं, ह्यूमंस, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपरी सरफेस वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो अलग से दिख रहे हैं, यूएस वाले अलग दिखते हैं, इंडियंस अलग दिखते हैं। तो ये क्या बन गई, ह्यूमन की वैरायटी बन गई, ह्यूमन की क्या बन गई, वैरायटी। जैसे आम की वैरायटी है आम, दशहरी आम या फिर आपका कलमी आम, दोनों आम ही है लेकिन उनकी वैरायटी है, ठीक। तो आप अगर एक ही स्पीशीज में रह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं, स्पीशीज वही है, मैंगो ही है, बट उसके अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्पीशीज क्या है, ह्यूमन ही है, प्रजाति इंसान की ही है, होमोसेपियंस ही है, लेकिन उनके अलग अलग फॉर्म्स देख रहे हैं। वहीं आप न्यूजीलैंड या ब्राज़ील के लोगों को देख लीजिए, वो कैसे बहुत लंबे काले से होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग ही होता है, स्किन टाइप थोड़ी अलग ही होती है ना। फिर आप किसी और कंट्री दिस जिम्बाब्वे के लोग को देख लो आप, ठीक है, दुबई के लोग को देख लो आप, हैं सब ह्यूमंस, बट स्टिल उनमें क्या है, थोड़ी सी कैरेक्टर्स या फीचर्स कह सकते हैं डिफरेंट हैं, तो एक वैरायटी क्रिएट हो रही है, ठीक। तो ये इसी को कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस इन ट्रेट्स, ट्रेट्स मैंने बताए थे क्या होता है, कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म, तो ये सब ट्रेट ही तो हैं। फेयर गोरा होना ये ट्रेट है, हाइट का अलग सा फॉर्म टॉल ये भी ट्रेट है, थिन, ठीक है। अमंग इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज, जो मैंने भी बोला कि एक ही स्पीशीज में रह के आपको अलग अलग ट्रेट्स वाले लोग मिले, तो वो क्या है, दिस इज वेरिएशंस ऑफ अ स्पीशीज। उस स्पीशीज की क्या है, वेराइटीज है, वेरिएशंस है। और ये वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं, अगर आप ह्यूमंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला इंसान इसके पास ये वैराइटीज कैसे आई, और इंडिया में रहने वाले लोगों के पास ये वैरायटी कैसे आई। इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये 2 रीजन है। ये जो वेरिएशंस आते हैं ये एक तो जीन पे डिपेंड करते हैं, दूसरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आसपास का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। जैसे ब्राज़ील में अगर देखें तो ब्राज़ील की क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहाँ के लोग मेल फीमेल सब कैसे होते हैं, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन होते हैं। कितना भी वो कहीं जाके रह ले वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, कितने भी एसी या कंफर्ट जोन में जाके रह ले वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनके जीन्स उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से वैसे ही हैं। तो वेरिएशन समझ में आ गया, वैरायटी इन द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में डिफरेंट वैरायटीज जो देखते हैं, दैट इज वेरिएशन। एंड ये वेरिएशन आता कैसे है, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जीन में चेंज होने की वजह से, ठीक है, जीन में चेंज। मान लो यूएस का कोई बंदा है, ठीक है, वो आता है इंडिया और वो 50 साल इंडिया में रह रहा है, ठीक, उसकी जनरेशन्स, उसने आप जन्म दिया अपने बच्चों को, उसके बच्चों ने अगले नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दिया। अब इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो गई उसकी, क्योंकि वो इससे पहले यूएस में रह रहा था, 50 साल से यहाँ इंडिया में रह रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई। उस इन्वायरमेंटल की कंडीशन के चेंज होने की वजह से इनके जीन्स में भी थोड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से जो ऐसे दिख रहे थे अब उनकी आने वाली जनरेशन, तीसरी चौथी जो जनरेशन है वो थोड़े थोड़े ऐसे दिखने लगे, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, जीन में चेंज आना, म्यूटेशन मतलब चेंज, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, ये सारी चीजें। ना ग्रिगोर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस जेनेटिक्स की ब्रांच के इनको फादर कहा जाता है। जो जेनेटिक्स अभी हमने पढ़ा था कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और कैसे कंट्रोल होते हैं। तो इन्होंने वर्क किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ही इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसीलिए इनको वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है।
अब इन्होंने, मैंने जैसे कि बोला, इन्होंने वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने वर्क या एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो इन्होंने किया था मटर के पेड़ पे। पीस लिखा है ना, मटर के पेड़ पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्यों मटर के पेड़ को ही चूज किया? मंकी को चूज कर लेते, ठीक है, मक्खी को चूज कर लेते, अर्थवर्म को चूज कर लेते, मटर को ही क्यों चूज किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई ही चूज ओनली पीस प्लांट ओनली? रीजन इज, सबसे पहला, पी प्लांट हैव सिवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मटर के पेड़ में आपको बहुत सारे फीचर दिख रहे थे। फीचर क्या क्या? जैसे मटर के पेड़ की हाइट फीचर हो गया, कैरेक्टर हो गया, उसके फूलों का कलर, ठीक है, फूलों की पोजीशन, देन पॉड, जो जिसको क्या कहते हैं, वो जिसको छील के आप उसमें से मटर निकालते हैं ना, सो वो पॉड का कलर, कुछ पॉड आपके वाइट दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन दिख रहे हैं। फिर उनमें प्रेजेंट जो दाने हैं मटर के, उनका शेप, उनका कलर, तो बहुत सारे उनको फीचर्स दिख रहे थे जिस पे वर्क किया जा सकता था। पहला रीजन क्यों इन्होंने मटर। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट इन नेचर। प्लांट अपने में ही सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, अपने में ही आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये आप देख सकते हैं हमारे वीडियो, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की वीडियो में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मैंने वहाँ समझाया है। If you are not able to understand what is self pollination, you can go and check it out in that video. Self और दूसरा pollination is cross pollination, ठीक। तो ये जो पेड़ है मटर का, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, ये एक क्वालिटी उन्होंने देखी। क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली कराया जा सकता है। आर्टिफिशियली, नेचुरली तो वो सेल्फ कर रहा है, आर्टिफिशियली हम करा सकते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन। लाइफ स्पैन छोटी होती है, लगभग 6 महीने में ही उग जाते हैं, ये मटर आ जाते हैं उसमें, साल 2 साल वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है कि जीन ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी तीसरी, तो आपको कई जनरेशन्स देखनी पड़ेंगी ना, तो आप उसी चीज़ की जनरेशन्स कई देख पाएंगे जिसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी। अगर आप ह्यूमन की देखने जाएंगे तो ह्यूमन की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 50 से 60 साल एवरेज होती है। तो 50 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, फिर नेक्स्ट जनरेशन 50 साल, तो मतलब आप एक या दो ही जनरेशन, दो भी नहीं, एक ही जनरेशन आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मटर की लगभग 6 से 7 महीने की लाइफ स्पैन थी, तो वो अगर 10 साल भी उन्होंने काम किया होगा तो उन्होंने मटर की बहुत सारी जनरेशन स्टडी कर ली होंगी, ठीक। एंड ईजी टू कल्टिवेट, बहुत ही आसानी से इसको उगाया जा सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे इनके वाई ही चूज मटर का पेड़ ओनली, ठीक है। पहला, सेल्फ कराया जा नेचुरली होता है, क्रॉस आर्टिफिशियली कराया जा सकता है, लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स इनके पास 5 से 6 हैं जिससे कंपेयर किया जा सकता है, एंड दे आर इजी टू कल्टिवेट। साइंटिफिक नेम मटर का क्या है वो भी याद रखना है, दैट इज पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं, पहले वो टर्म्स हम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे कि मेंडल के वर्क पे। दिस चैप्टर टोटली एंड टोटली कंसिस्ट ऑफ वर्क डन बाय मेंडल। इस चैप्टर में मेनली आप वो पढ़ते हैं कि मेंडल ने वर्क क्या किया है, क्लियर। उससे पहले कुछ वर्ड्स पढ़ लेते हैं, उनकी मीनिंग्स, ताकि कहीं कहीं पे जब ये वर्ड्स आए तो पता हो क्या होता है। अलील क्या होता है? अलील के बारे में क्या लिखा है? एन अलील इज वन ऑफ वेरियस वर्जन ऑफ स्पेसिफिक जीन। किसी पर्टिकुलर जीन के डिफरेंट वेराइटीज, वर्जन्स, उसे कहते हैं अलील, ठीक है। मान लीजिए ये जीन है आपके पास, जीन को आप मैं फॉर एग्जांपल में बता रही हूँ कि ए अल्फाबेट जीन है आपके लिए, ए अल्फाबेट जीन है आपके लिए, हालांकि अल्फाबेट के फॉर्म में जीन होता नहीं है, बट समझ लो। अलील की डेफिनेशन क्या कहती है? किसी पर्टिकुलर जीन के अलग अलग फॉर्म्स, जैसे कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स को ट्रेट कहा था हमने, वैसे जीन के अलग अलग फॉर्म्स को अलील कहते हैं। अब इस ए के अलग अलग फॉर्म, मतलब इस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का अलग फॉर्म ही तो है, ठीक। इस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए के अलग अलग फॉर्म्स ही तो हैं, वही जीन है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो जीन के अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? अलील। समझ में आ गया व्हाट इज अलील, ठीक। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील क्या होगा?
डोमिनेंट अलील वो अलील है इंडिकेटेड बाय कैपिटल लेटर, एक्सप्रेसेस इट्स फिनोटाइप व्हेन अनदर अलील इज प्रेजेंट। डोमिनेंट अलील उसे कहते हैं, एक तो जब हम क्या बोलते हैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं तो पहली चीज उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सेकेंड चीज कि ऐसी जीन जो दिख रही है, ठीक है, दिख मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान लंबा है, टॉल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी में डॉर्फ छोटी हाइट का जीन नहीं है। छोटी हाइट का जीन भी हो सकता है, बट दिख क्या रहा है, सिर्फ टॉल वाला जीन दिख रहा है क्योंकि वो टॉल है। जो जीन अपने आप को फिजिकल फीचर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है। जो जीन शरीर में है लेकिन वो अपने आप को फिजिकल फीचर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है उसे हम कहते हैं रिसेसिव एलील, ठीक। और इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और पर्सन की बॉडी में ये जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल का भी जीन है और डॉर्फ का भी, छोटे का भी जीन है, लेकिन बच्चा कैसा है उससे पता चलेगा, ठीक है। और ये बच्चा देखने में टॉल है, पर्सन इज टॉल, ठीक। इसका मतलब उसके पास जीन डॉर्फ का तो है, लेकिन दिख कौन सा सिर्फ जीन रहा है, टॉल का। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट जीन और उसके फॉर्म डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील, ठीक। और ये वाला ये है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, डॉर्फ अपने आप को दिखाई नहीं पा रहा है। अगर ये दिखा पाता तो बच्चा डॉर्फ होता, ठीक है, बट ये दिखाई नहीं पा रहा है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील। क्लियर टर्म्स, एलील, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। अब आते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पे। जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक रेसिपी ऑफ अ पर्सन लाइक वेदर दे आर एंटायरली टॉल और मिक्स। जीन्स क्या प्रेजेंट है उस इंसान में उसे हम कहते हैं कि ये उसका जीनोटाइप है। जैसे प्रीवियसली अगर हम देखें, मैंने बोला ये पर्सन, उसके पास ये जीन है, तो ये इसका जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हाइट के लिए ये जीन प्रेजेंट है, उसके अलावा और भी फीचर्स के जीन्स होंगे, क्लियर। तो जो जेनेटिक मेकअप होता है उसे हम कहते हैं ये उसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जब हम जीन्स नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं कि पर्सन, ऑर्गेनिजम्स, विजिबल ट्रेट्स, उसके ट्रेट्स क्या दिख रहे हैं। अब इस एग्जांपल में ये पर्सन, इसका ट्रेट क्या दिख रहा था, फिजिकल फीचर के फॉर्म में क्या दिख रहा था, टॉल था। हमें कुछ लेना देना नहीं है कि इसका अंदर जीन क्या है। सामने कोई इंसान खड़ा है, आप उसकी जो फिजिकल फीचर देख पा रहे हैं कि अच्छा आईज ब्राउन है, ओके, इसकी हाइट टॉल है, ठीक है, हेयर लेंथ कैसी है, लॉन्ग है, हेयर कर्ली है। तो ये जो आप फिजिकल फीचर देख के बता पा रहे हैं ये इनका फिनोटाइप है। आप जीन बॉडी में कैसा है अंदर से, यू डोंट नो एनीथिंग। तो जो फिजिकल फीचर्स यू आर एबल टू सी एंड यू आर एबल टू टेल, यू आर एबल टू ऑब्जर्व, इसे कहते हैं कि ये उसका फिनोटाइप है, ठीक। और जब आप उस पर्सन का जीन देखते हैं कि अच्छा इसके पास जीन जो है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, इसके पास जीन आई कलर का जो है ना वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है, ठीक है, तो दैट इज वो उनका क्या है, जीनोटाइप, ठीक। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देखो क्रोमोसोम्स क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन द सेल न्यूक्लियस दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपका ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागा एक होता है, ठीक है, उलझा सा धागा, इस धागे को कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर। लेकिन जब ये सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये अपने धागे को चेंज करने लगता है। चेंज मतलब इस धागे को सिकुड़ना चालू कर देता है, लपेटना चालू कर देता है और क्या कर देता है, इसको एक्स शेप स्ट्रक्चर में बना देता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को ही क्रोमोसोम कहते हैं। आपको क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सेल में तो आपको धागा देखने को मिल रहा है विच इज क्रोमैटिन फाइबर।
ये क्रोमोसोम आपको कब देखने को मिलेगा? व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग। क्या है? जब सेल, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, इज अबाउट टू डिवाइड, डिवाइड करने वाला है तब, अबाउट टू डिवाइड। और एक बार जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे उलझे हुए धागे, विच इज क्रोमैटिन। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो अलग अलग टाइप ऑफ जीन्स मिक्स्ड हैं एक कैरेक्टर के लिए। एन इंडिविजुअल विद टू डिस्टिंक्ट एलीलीज, ये रहा, दो अलग अलग एलीलीज एक साथ प्रेजेंट हैं, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड। जैसे ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एक अलग अलील है, स्मॉल टी एक अलग अलील है, ये दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये क्या है? हाइब्रिड है। ठीक, दैट इज हाइब्रिड। तो जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब समझ गए? जब हम दो अलग अलग अलील्स को मिक्स करते हैं, दैट इज हाइब्रिड। ओके, a cross that focus on one pair of contrasting traits referred to as monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेते हैं और एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेते हैं। वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, दो मैंने ट्रेट्स बोले, मतलब पेयर में अगर काउंट करेंगे तो वन ही पेयर काउंट होगा। ठीक, उसको कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू। ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडी कर रहे हैं, उस क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और उसकी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट क्या आता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी हम करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, जैसे डोमिनेंट अलील पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो ट्रेट विजिबल है बॉडी में तो उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, जो नहीं दिख रहा है उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों अलील्स आइडेंटिकल हैं, अलील्स दोनों आइडेंटिकल हैं। कैपिटल टी एंड कैपिटल डी, ये एक अलील है और ये एक अलील है, दोनों सेम ही हैं। तो जब आपके दोनों अलील्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और जब आपके दोनों अलील डिफरेंट है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या है आपका? हेट्रोजाइगस। ठीक है, दैट इज व्हाट, इट इज हेट्रोजाइगस। डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन सेम। डोमिनेंट वर्ड जहां आ जाए इसका मतलब जो जीन दिख रहा है, डोमिनेंट ट्रेट आ जाए मतलब जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, डोमिनेंट अलील आ जाए तो बस जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है वो डोमिनेंट। ठीक, इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये भी पहले ही फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ट्रेट्स जो ट्रांसफर होके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, और जो ट्रेट्स नहीं जाते हैं वो नॉन इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। ठीक, ओके, मेंडल्स के वर्क पे आते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो ये है। पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जो कि हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करते हैं, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स वी आर स्टडिंग। किया क्या था इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? इन्होंने मटर पे वर्क किया था, तो मटर का पेड़ लिया, ठीक है, दो पेड़ लिए और उनको पेरेंट समझा। एक मेल पेरेंट, ठीक है, एक मटर का पेड़ उनके लिए मेल था, मेल, और दूसरा फीमेल, फीमेल पी प्लांट। ठीक है, ये मेल पी प्लांट है। फर्स्ट थिंग कि कैरेक्टर कौन सा लिया था इन्होंने, तो कैरेक्टर लिया था इन्होंने हाइट। व्हाट वाज द कैरेक्टर? कैरेक्टर लिया था इन्होंने हाइट। ठीक, अब डेफिनेशन क्या कह रही थी? पेयर ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर के दो फॉर्म लेने हैं आपको, तो हाइट के दो फॉर्म जो इन्होंने लिए, एक लिया इन्होंने टॉल, दूसरा इन्होंने लिया डॉर्फ। ठीक है, अब आप सबको पता है जो ट्रेट है वो जीन से एक्सप्रेस होता है,
और जीन तो पेयर में होते हैं। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं कैरेक्टर टॉल ले रहा हूँ तो जीन लेना पड़ेगा। और क्योंकि एक कॉपी में ही वॉज डूइंग द क्रॉस, तो उन्होंने जीन को अल्फ़ाबेट से रिलेट कर दिया कि चलो एक अल्फ़ाबेट को मान लेते हैं कि यही जीन है। तो अल्फ़ाबेट जो लिया वो लिया टी, और जीन पेयर में होता है तो एक और टी, कैपिटल टी लिया। वही सेम अल्फ़ाबेट, अब इसके लिए क्या लेना है, डी लेंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी लेटर आप एक ट्रेट के लिए लेंगे उसी का स्मॉल लेटर दूसरे ट्रेट के लिए लेंगे। तो इसी का स्मॉल लेटर दूसरे ट्रेट के लिए लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आप ट्रेट चूज करते हैं, एक ट्रेट के लिए जो भी लेटर लेंगे उसी का स्मॉल लेटर दूसरे ट्रेट के लिए लेंगे। अब एक प्लांट उन्होंने लिया जो कंप्लीटली टॉल था, ठीक है, टॉल था पेड़, और टॉल था तो इसका मतलब इसके अंदर जीन क्या उन्होंने कॉपी पे लिखा ये। और दूसरा प्लांट जिसको फीमेल समझ के लिया वो क्या था, डॉर्फ था। और क्या लिया उसके लिए, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनना। क्लियर? गैमेट जब बनता है तो वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी, आपके जो जीन्स पेयर में हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल डी पेयर में है, वो अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। जितने भी जीन्स बॉडी में होंगे जो कि पेयर में हैं, दे विल सेपरेट वाइल द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने दिया, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा के अगर हम करते हैं तो हमारे गैमेट्स जो बनेंगे उसमें ये गैमेट बना जिसमें एक ही एलील है क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से सेपरेट हो गए हैं, और ये गैमेट बना जिसमें एक ही टी है। दो टी नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से गैमेट में एक ही एलील जाता है जीन का। तो आपके जो गैमेट बनेंगे वो ये बनेंगे। ठीक, गैमेट बनने के बाद क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन, इस पेड़ के इस गैमेट के साथ इस पेड़ के इस गैमेट के साथ फ्यूजन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे करके देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसका इससे करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये रिजल्ट आएगा। देखो, हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि इसका इससे हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्या पेयरिंग होके जीन कैसा, जीनोटाइप मेकअप कैसा बनेगा। ठीक, तो अगर आप देखें तो चारों के चारों का जो जीन है वो सेम है, जीनोटाइप जो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है। और ये सब देखने में ऑल द फोर वर टॉल, ऑल द फोर वर टॉल। ठीक है, क्या थे, टॉल थे। तो यहां से इन्होंने एक और लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस मैंने अभी टर्म बता दिया है कि जब आपके अलील डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स प्रेजेंट हो, यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, जो अपने आप को दिखा पाएगा वो डोमिनेंट है। तो ये देखने में कैसा था, पेड़ टॉल था, इसका मतलब टॉल वाला अलील अपने आप को दिखा पा रहा है, स्मॉल टी नहीं दिखा पा रहा है। तो ये इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बना के बोला कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी उसमें से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, डोमिनेंट अलील या जीन। जो नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव जीन कहलाएगा, जो कि ऑलरेडी डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं। अब ये पेरेंट थे, पेरेंट से ये क्या बने हैं, चाइल्ड। तो पहली जनरेशन है ना, तो ये रिजल्ट किसका है, आपकी फर्स्ट जनरेशन का है, F1 जनरेशन का है। ठीक है, F1 जनरेशन में आपको चारों के चारों जो बच्चे मिले हैं वो सब क्या हैं, टॉल हैं। ठीक, अब हमें एक नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन भी देखनी है। F2 जनरेशन कैसे करेंगे, F1 जनरेशन में जो चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं उसी में से किसी दो को पेरेंट बना दो। ये जो चार हैं इनमें से किसी दो को पेरेंट बना दो, और फिर उनके बीच में गैमेट उनके फॉर्म होंगे, और फिर वो क्या करेंगे,
फर्टिलाइजेशन करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन आपस में करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन का रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो प्लांट्स होंगे वो देखने में कैसे होंगे। ठीक, तो हमें अब क्या करना है, अगर हमें F2 जनरेशन स्टडी करनी है तो हमें इनमें से किसी दो को पेरेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम F2 जनरेशन स्टडी करते हैं। F2 जनरेशन, याद रखना है कि F1 के दो पेरेंट को ही हमें, F1 के दो ऑफस्प्रिंग को ही पेरेंट बनाना है। ठीक है, क्या था जीनोटाइप याद है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये जीनोटाइप था ना चारों का, उसी में से किसी दो को उठा के अपने पेरेंट बना दिया तो यही जीनोटाइप के साथ वो आएंगे। अब वो गैमेट बनाएंगे, गैमेट बनाने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी मैंने बताया कि ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होके कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इधर हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इधर हो जाएगा। अब फिर फर्टिलाइजेशन, क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी, इसका इससे करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इससे करके देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक है, एंड देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन, ये F1 थी ना, F1 के ये बच्चे हैं, तो ये क्या है आपकी F2 जनरेशन, दिस इज योर F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में अगर आप देखें दो कैपिटल टी मतलब प्लांट देखने में कैसा होगा, टॉल होगा, तो ये प्लांट देखने में टॉल था। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन, और हम पहले ही पता कर चुके हैं कि F1 जनरेशन में जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था, कैपिटल टी, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी ही कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये पेड़ टॉल है। ठीक, ये भी टॉल है, और दो स्मॉल टी किसके लिए होते हैं, डॉर्फ, तो ये एक अकेला पेड़ क्या रह गया, डॉर्फ। अगर आपसे इसका फिनोटाइप या जीनोटाइप निकालने के लिए कहा जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। ठीक, फिनोटाइप मतलब आपको जीन्स नहीं देखने हैं, आपको सिंपली देखना है देखने में कैसे हैं, देखने में टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तीन टॉल हैं, ठीक, और एक डॉर्फ है, तो 3:1 रेशियो आ जाएगा। जीनोटाइप में आपको जीन देखना है, ये नहीं देखना टॉल है डॉर्फ है कुछ नहीं, जीन देखना। जीन क्या है, दो कैपिटल टी, ऐसे जीन वाले और हैं नहीं है, एक ही है, तो 1। फिर नेक्स्ट जीन क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऐसे जीन वाले कितने हैं, एक ये खुद है और ये दो है, तो 1:2। ठीक, फिर दो स्मॉल टी जीन वाले कितने हैं, एक ही है, तो 1:2:1 इसका जीनोटाइप हो जाएगा। ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि एक ही कैरेक्टर लिया है, हाइट, उसी को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आप सोचें कि F1 जनरेशन में तो कोई डॉर्फ था ही नहीं, F1 में सब टॉल थे, लेकिन जब हमने F2 देखा तो वहां एक डॉर्फ आ रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि आपको भले ऐसा लगे कि सारे के सारे टॉल हैं, तो हमारे पास सबके पास टॉल का जीन आया है, डॉर्फ का नहीं है, डॉर्फ का है बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिया। इन्होंने एक एक कैरेक्टर पे वर्क किया, उन्होंने हाइट पे किया, फिर कलर पे किया फ्लावर के, फिर फ्लावर की पोजीशन पे किया, लगभग 7 कैरेक्टर्स मटर के पेड़ जो उन्होंने चूज किए और उन पे वर्क किया एक एक करके। ठीक, नेक्स्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये वही सारी चीज़ें हैं। 3:1 रेशियो आया था, उसका आपका फिनोटाइप आया था, और जीनोटाइप 1:2:1 आया था। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, क्या है डेफिनेशन अभी बताई थी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस तब है जब आप दो कैरेक्टर्स को एक बार में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, ये रहा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी किए, और वो दो कैरेक्टर क्या थे वो भी पता होना चाहिए। वो दो कैरेक्टर इन्होंने लिया, कलर सीड कलर
सीड का कलर और सीड का शेप लिया। अब कैरेक्टर लिया है तो ट्रेट भी लेने पड़ेंगे। तो दो जो डिफरेंट कलर लिए उन्होंने लिया, एक येलो और दूसरा लिया ग्रीन, और शेप में एक लिया राउंड और दूसरा लिया रिंकल। दूसरा क्या लिया उन्होंने? रिंकल लिया। अब उसके जीन्स भी लिए होंगे, तो येलो के लिए उन्होंने वाई कैपिटल लिया, तो मैंने रूल बताया है कि दूसरे ट्रेड के लिए वही सेम लेटर स्मॉल में आ जाएगा, ठीक। राउंड के लिए कैपिटल आर लिया तो दूसरा स्मॉल आर हो जाएगा। उससे मतलब नहीं है कि रिंकल का पहला लेटर डब्ल्यू है तो हम डब्ल्यू लेंगे। एक के लिए जो आपने लेटर ले लिया है उसी का स्मॉल लेटर आपका दूसरे ट्रेड के लिए हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे इस इमेज को देखो, एक पेड़ जिसमें दो कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी है। कैपिटल वाई किसके लिए है? येलो के लिए, और आर किस लिए है? राउंड। मतलब कलर और शेप का कैरेक्टर, आप दो कैरेक्टर एक साथ लेके चल रहे हैं। फिर ग्रीन एंड रिंकल, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के। जब इनके गैमेट्स बनाए गए, इनका फर्टिलाइजेशन कराया गया और पहली जनरेशन का रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट आया था ये। सारे के सारे पेड़ जो थे देखने में कैसे थे? येलो एंड राउंड थे। कैसे थे ये सब के सब? येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड, ठीक है, येलो एंड राउंड, ठीक। अब नेक्स्ट जनरेशन अगर स्टडी करनी हो तो मैंने बताया है कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन में ही आपका जो रिजल्ट आता है उन्हीं को पेरेंट बना दो आप। तो ये जो आया है रिजल्ट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन में ऐसे ही जीन वाले को पेरेंट्स बना देंगे। पेरेंट्स बनाया, उनके गैमेट्स, और फिर गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करके एक प्रॉपर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक। ये चार तरीके के गैमेट बने। ये चार गैमेट एक पेरेंट के हैं, ये चार गैमेट दूसरे पेरेंट के हैं, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर एक पेरेंट का गैमेट, कैपिटल वाई कैपिटल आर दूसरे पेरेंट का गैमेट। जब फ्यूज हुआ इसका इसके साथ तो रिजल्ट क्या आया? ये। फिर इसका इसके साथ फ्यूजन हुआ तो रिजल्ट क्या आया? ये। इससे पहले क्या कर रहे थे कि सिर्फ दो ही दो गैमेट बन रहे थे, तो सिंपली ऐसे करके क्रॉस करके दिखाना बहुत आसान था। लेकिन अब यहाँ चार गैमेट बने हैं, एक को चारों से क्रॉस करना, तो अब ऐसे करेंगे तो बहुत हौच-पौच हो जाएगी। तो प्रॉपर असॉर्ट करके रिप्रेजेंट करना, प्रॉपर बॉक्स बना के इस पुनेट स्क्वायर को बना के रिप्रेजेंट करना ताकि किसी भी तरीके का हौच-पौच ना हो, तो इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर फॉर प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। 16 ऑफस्प्रिंग बने हैं F2 जनरेशन में, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो उनका जीन का और उनके जीनोटाइप और उनके फिनोटाइप का, तो उस पुनेट स्क्वायर फिर वहीं पे आया। पुनेट स्क्वायर को कैसे, कितने कॉलम होंगे, कितने रोज होंगे, कैसे डिसाइड होता है? गैमेट से। जितने गैमेट उतने कॉलम उतने रोज। चार गैमेट है, चार कॉलम चार रोज, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया? जो फिनोटाइप रेशियो आया वो आया 9:3:3:1। 9 राउंड एंड येलो थे, 3 ग्रीन एंड राउंड थे, फिर 3 येलो रिंकल थे, और एक लास्ट में ग्रीन एंड रिंकल एक ही था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था? 9:3:3:1, ठीक है। 1:3:3:9 अगर है तो फिर वो गलत हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस वो सीक्वेंस लिख के नहीं देते हैं। 9 आपके राउंड एंड येलो हैं, 3 आपके ग्रीन एंड राउंड है, 3 आपके येलो एंड रिंकल हैं, और एक आपका ग्रीन एंड रिंकल है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्रोमोसोम। अभी हमने क्रोमोसोम की बात की है कि आपके सेल में क्या होता है? धागा उलझा सा होता है। जब सेल डिवाइड करने लगता है तो ये धागा, देखो ये धागा है जिसको ऐसे दिखा रहे कि लपेट रहा है, और ये एक्स शेप बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। अब एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ह्यूमन में 23 पेयर, 20 पेयर वर्ड लिख दिया मतलब 23 और हैं ऐसे, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 46, ठीक है। 46, या फिर आप इसको 23 पेयर भी लिख सकते, दोनों चीज। एक इंसान के सेल में, चाहे वो हाथ का सेल हो, सर का सेल हो, चीक का सेल हो,
हर सेल में आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, ठीक। अब उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से, जो कि 46 है, 23 पेयर में से आपके 22 पेयर, 1 से लेके 22 तक पेयर वाले जो क्रोमोसोम हैं उसको हम कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब है कि 1 से लेके 22 तक वाले जो क्रोमोसोम है वो कॉमन है, मेल में भी आपको वही मिलेंगे और फीमेल में भी वही मिलेंगे। लेकिन जो लास्ट है 22 के बाद क्या आता है? 23। लेकिन जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है 23rd वाला जो है, इसको कहते हैं एलोसोम। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, या फिर सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इस क्रोमोसोम से पता चलेगा कि जो जेंडर है बच्चे का वो क्या है, बच्चा मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये लास्ट क्रोमोसोम ही बताता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक। आप किसी बच्चे का, जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसका सेल देखते हैं और उसका 19वां क्रोमोसोम देखते हैं, 19th, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वो जो चाइल्ड अंदर फॉर्म हो रहा है मदर की बॉडी में वो मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन आप उसका 23rd क्रोमोसोम देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि ये मेल है या फीमेल है। कैसे पता चलेगा? अगर आपका 23rd क्रोमोसोम X और Y है तो मतलब वो मेल है, और अगर वो X और X है तो वो क्या है? आपका फीमेल है। तो X and Y is for male and X and X is for female. Understood? क्रोमोसोम और सारी चीजें, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है X and Y। ऑटोसोम क्या होता है? ठीक, ऑटोसोम 1 से लेके 22 तक सारे आपके ऑटोसोम हैं। अब जेंडर कैसे डिटरमाइन करते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे पता चलता है इंसान में या किसी भी उसमें कि हाँ भाई ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है? 2 तरीके हैं, जेनेटिक फैक्टर, मतलब आप जीन देख लीजिए, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट से भी पता चलता है। ह्यूमंस में इन्वायरमेंट से नहीं पता चलता है। कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जो इन्वायरमेंट्स के हेल्प से, जैसे कि रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स जब अपने अंडे देते हैं तो किस टेम्परेचर पे उनके अंडे हैच करेंगे उस टेम्परेचर से आइडिया लग जाता है, क्योंकि मेल अगर अंदर होगा तो मेल को टेम्परेचर डिफरेंट चाहिए हैच होने के लिए, फीमेल अगर अंदर है उस अंडे के तो उसको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक। तो टेम्परेचर से आइडिया लग जाता है। क्लियर? जेनेटिक में क्या है? जीन्स देखते हैं, जो मैंने अभी बताया। लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर ह्यूमंस में देखेंगे तो उससे पता चलेगा, इन्वायरमेंट से नहीं, कि इंसान अगर ठंड में रह रहा है तो मेल बच्चे ही जन्म देंगे, इंसान अगर गर्म में रह रहा है, कुछ नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कि प्रेग्नेंट वुमेन जो बहुत मोटी है इसका मतलब मेल ही चाइल्ड है, अगर हेल्दी नहीं है इतनी तो फीमेल ही चाइल्ड है। दिस इज ऑल रबिश, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड, स्पेशली इन ह्यूमंस। कुछ एनिमल, सर्टेन बर्ड, सर्टेन रेप्टाइल्स में एनवायरमेंटल फैक्टर प्ले करता है रोल टू डिटरमाइन, बट नॉट इन ह्यूमंस। इट इज कंप्लीटली जेनेटिक, कंप्लीटली जेनेटिक, ठीक है। X and X फॉर फीमेल, X and Y फॉर मेल। ओके, ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स होते हैं, और जो लास्ट पेयर है वो आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स है, ठीक। X and Y and XX females, X and Y for males and XX in females, जो कि I have told you. Now how to determine that? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर आप देखें फीमेल में जो क्रोमोसोम है वो कैसा है? हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस? होमोजाइगस है ना, दोनों एक ही जैसे। मेल में जो है वो हेट्रोजाइगस में है, इनका X अलग है और Y अलग है। तो ये डिपेंड करता है मेल के ऊपर। मेल बिकम्स अ डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि अगर मेल का ऐसा गैमेट आया जिसमें X क्रोमोसोम है तो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा। अगर मेल का ऐसा गैमेट आया जिसमें Y क्रोमोसोम है तो चाइल्ड मेल होगा, ठीक है। जैसे कि फादर है, ठीक है, फादर के पास क्या होता है? X and Y क्रोमोसोम होता है। क्लियर? मदर है, इसके पास X और X क्रोमोसोम होता है।
इनकी बॉडी में गैमेट बनेंगे और हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से गैमेट जब बनेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, तो मतलब ये एक्स अलग गैमेट में चला जाएगा, वाई अलग गैमेट में चला जाएगा। मदर में भी यही सेम चलेगा, एक एक्स अलग गैमेट में, दूसरा एक्स दूसरे गैमेट में। अब हमें चेक करना है कि एक गैमेट मदर के गैमेट से फ्यूज करेगा तो क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मेल का ये वाला गैमेट इससे फ्यूज कर जाएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स एंड एक्स, ये रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। अगर ये इसके साथ हो जाता है तो एक्स एंड एक्स रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। अगर ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है तो एक्स एंड वाई रिजल्ट मिलेगा, राइट। और अगर ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है तो एक्स एंड वाई रिजल्ट मिलेगा, क्लियर। अब ये क्या है, आपकी पहली जनरेशन है ना, फर्स्ट जनरेशन, पेरेंट से बना गैमेट और गैमेट जब फ्यूज कर गए तो ये क्या है, चाइल्ड। अब जरूरी नहीं कि एक फादर और मदर के गैमेट फॉर्मेशन पे 4 ही बच्चे होंगे, वो तो गैमेट की प्रोबेबिलिटी से बना रहे होने पे तो एक ही चाइल्ड भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 भी, वट एवर इट इज। ये जो होगा ये चाइल्ड कैसा होगा, फीमेल होगा, बिकॉज एक्स एंड एक्स है क्रोमोसोम, ये भी फीमेल होगा, ये मेल होगा एंड ये भी क्या होगा आपका, मेल होगा, क्लियर। तो अगर हम देखें तो चांसेस रेशियो निकालें मेल इज टू फीमेल कि कितने चांसेस हैं मेल होने के और फीमेल होने के, तो फीमेल कितना है, 2 फीमेल आउट ऑफ 4 कितना है, 2, और मेल का भी आउट ऑफ 4 इज 2, रेशियो कितना आएगा, 1:1। और परसेंटेज में देखें तो 50-50%। तो अगर एक मदर के वूम में चाइल्ड है तो 50% चांसेस है कि मेल भी हो सकता है और 50% चांसेस है कि वो फीमेल भी हो सकती है, क्लियर। तो 50-50% रेशियो निकलता है इस क्रॉस से। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि मेल है बॉडी के अंदर या फीमेल है जो डेवलप हो रहा है चाइल्ड, ये आप क्रोमोसोम देख के ही बता सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में सेक्स डिटर्मिनेशन लीगल है, डॉक्टर देख के बता देते हैं कि जो डेवलपिंग चाइल्ड है ये मेल है या फीमेल है। कैसे बताते हैं वो जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसका सेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेल निकालते हैं, सेल न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम देखते हैं। क्रोमोसोम अगर उनको XY दिख रहा है तो मेल होगा अंदर, क्रोमोसोम अगर XX दिख रहे हैं तो फीमेल होगा अंदर, और फिर उसी हिसाब से वो रिपोर्ट दे हैंड इट ओवर टू द पेरेंट्स। बट इन इंडिया दिस प्रोसेस इज इलीगल। इंडिया में ये सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। क्यों इलीगल किया गया, बिकॉज ऑफ द फीमेल फीटेसाइड्स। लोगों को जब पता चलता था कि अच्छा बॉडी में फीमेल है, जो बच्चा जन्म लेगा वो एक लड़की होगी, तो बहुत ऐसे हिस्ट्री में केसेस रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज फीमेल प्रेफर नहीं करती हैं तो उनका अबॉर्शन करा लेते थे। तो फीमेल की जो काउंटिंग है, फीमेल की पॉपुलेशन वाज केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन इंडिया वी हैव बैन दिस जेंडर डिटर्मिनेशन कि कोई नहीं बताएगा कि जो अंदर बच्चा है वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल, अगर कोई ऐसा डॉक्टर करता है एंड इट कम्स इन द पब्लिक, देन द हॉस्पिटल और द डॉक्टर इज इन बिग ट्रबल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जेंडर या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब लास्ट आता है हमारा डिप्लॉयड सेल किसे कहते हैं और हेप्लॉयड सेल किसे कहते हैं। डिप्लॉयड सेल उसे कहते हैं जिसके पास पेयर्ड क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड सेल उसे कहते हैं जिसके पास पेयर्ड है, मतलब पूरे पूरे हैं, ठीक है। ह्यूमन में पूरा मतलब 46, ठीक है। ह्यूमन के ऐसे सेल जिसके पास पूरे पूरे क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड सेल है। हेप्लॉयड मतलब हाफ, ये अनपेयर्ड है क्रोमोसोम, आधा है। 46 का आधा मतलब 23 वाले, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डिप्लॉयड सेल। अब जितने भी गैमेट बनते हैं अगर आप देखें पेयर में है, जब गैमेट बनता है तो आधा हो जाता है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो गैमेट के सेल्स हैं वो कैसे हैं, डिप्लॉयड नहीं हेप्लॉयड सेल हैं। जो गैमेट सेल होते हैं दे आर हेप्लॉयड। तो हेप्लॉयड में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, all the gametes are haploid cell, ठीक है, हेप्लॉयड सेल। और जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, चाहे वो चीक सेल हो, स्टमक सेल हो, आपके स्किन सेल्स हो, वहाँ पे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है,
दैट इज वो क्या है आपके डिप्लॉयड सेल है। क्लियर? हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, किन सेल्स को हम हैप्लॉयड कहते हैं, किन को डिप्लॉयड? डिप्लॉयड कहते हैं जब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, पेयर्ड पूरे हो, कहीं से कोई सेग्रीगेशन नहीं है। और हैप्लॉयड कहते हैं ऐसे सेल्स में जिनमें सेग्रीगेट होके आधा क्रोमोसोम उनको मिला है, ठीक, दैट इज हैप्लॉयड सेल। क्लियर? सो हेयर वी एंड आवर चैप्टर हेरिडिटी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस एंड आई होप एवरीथिंग बिकेम क्लियर। अगर नहीं है और any topic from this chapter you want in detailed, that you can write in the comment section, and thank you for watching. Do write your feedback, like, share and subscribe our channel. Thank you.